Bismillahirrahmanirrahim. This video is a part 2 for guidance to Aga Khan यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन जो रेजिडेंसी है उसके प्रोग्राम में आने के लिए। तो हम लोगों ने छोड़ा था कि अगर शॉर्ट लिस्ट आप हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट की इस तरह रिज़ल्ट आता है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर ढूंढते हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको ईमेल आती है और ईमेल में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए होते हैं वो सबमिट कराने में होते हैं। और सबमिट कराने के बाद आपको फिर जैसे ये टाइमलाइन दी हुई थी हमें कि इस टाइमलाइन पे एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं और उसके बाद ये रेजिडेंसी प्रोग्राम का टेस्ट अगस्त 19 को था। फिर उसका रिज़ल्ट अनाउंस 12 सितंबर को हुए थे, जैसे मैंने बताया कि फिर उन्होंने कहा था कि 18 तक अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें। हमें फ़ौरन ईमेल आ गई थी, जो शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे हुए थे बस उन्हीं को कहा था, उन्हीं को ईमेल आई थी कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें। फिर इन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे और हमारे इंटरव्यू शुरू हुए थे 11 अक्टूबर से। और 11 अक्टूबर से सारे प्रोग्राम्स का नहीं हुआ था। फैमिली मेडिसिन था, उसका पहले हो गया था इंटरव्यू। और पता नहीं उन्होंने पीट्स का भी पहले किया करने की कोशिश की थी इंटरव्यू की, लेकिन बाद में उन्होंने वो डिले कर दिया था। इस तरह बाकी सबके 11 अक्टूबर से स्टार्ट हुए और फिर कंटिन्यूसली होते रहे। हमारा ईएनटी का था हमें हफ्ता पहले या हफ्ते से कम टाइम पहले ही बताया, ईमेल आई थी। लाइक ये देखें, अक्टूबर 13 को ईमेल आई थी कि आप लोगों का अक्टूबर 19 को एग्ज़ाम है, अप्रॉक्सीमेटली अ वीक पहले। और ये हर एक के डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, तो इट कैन बी अ पॉसिबल कि आप के जानने वाले किसी और जो डिपार्टमेंट में उन्होंने अप्लाई किया हुआ उनको पहले ईमेल आ गया और आपको ईमेल नहीं आई, तो आपने इतना परेशान नहीं होना। ये हमें ईमेल आई थी कि आपने का ये रेजिडेंसी इंटरव्यू इस टाइम पे है, तो आपने इस टाइम पे पहुंचना है। हाँ, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग था, कुछ बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स लिखे हुए थे, लेकिन हमारे ईएनटी में सबका 8 बजे ही बुलाया था। और इसको रिप्लाई भी करना था ईमेल को, यू हैड टू रिप्लाई कि अच्छा हाँ यू हैव रिसीव्ड इट या यू हैव नोटेड दिस थिंग। उसके बाद ये कि आप लोग इस इंटरव्यू को ऑनलाइन भी दे सकते हैं और इन पर्सन जाके भी दे सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट थे जिन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू अलाउ नहीं किया था, कुछ डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू ले लिया था। ये डिपेंड करता है, अगर आपको कोई मसला है, आप कराची नहीं जा सकते ऑन द साइन डेट, तो आप जो हैं अपने रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि इंटरव्यू को ऑनलाइन ले लें, स्काइप पे ले लें, जूम पे ले लें। ठीक है। अब हर इंटरव्यू प्रोग्राम की जहाँ कितनी सीट्स हैं, क्या क्या टाइमिंग है, क्या सेटअप है, ये थोड़ा सा आपने अपने इंटरव्यू में पढ़ के जाना है, प्रिपेयर होके जाना है। ऐसे नहीं कि वहाँ जाके कुछ भी ना आता हो। इंटरव्यू अच्छा खासा आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, अपना बेस्ट देना है हर चीज़ में। तो जैसे मेरा ईएनटी का था, आपका जो भी फील्ड है आपने अपनी वो फील्ड सेलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है। अब इस फील्ड में बाकी सबका तो एक ही तरह के होते हैं इंटरव्यूज़। पैनल्स, 2 पैनल्स होते हैं इंटरव्यूज़ के, 2 या 3 पैनल हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। लेकिन गायनी और पीट्स का था कि इनके ऑस्की भी होती है, इंटरव्यूज़ भी होते हैं और ऑस्की भी होते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएगी डॉक्टर राशिद महमूद की, उनके अपने यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बना के अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बट और बट जहाँ मेजर मसला आता है ना, वो ये आता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे तो क्वेश्चंस ये तो बता देते हैं, दिल्ली का रास्ता हर कोई दिखा देता है कि अच्छा ये पूछेंगे वो पूछेंगे, तो आंसर क्या देना ये नहीं समझ आ रही होती। और ये वाकई बहुत बड़ा मुझे मसला लगा थ्रू आउट। तो आई रियली वांट टू हेल्प यू आउट। जैसे मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी, तो एमबीबीएस की वीडियोस थी उन बच्चों की, और उन्होंने डाला उत्तरण पे ही बोला था कि आंसर तो नहीं हम बता सकते, तो आपने अपना बताना है। तो ठीक है, आंसर नहीं बता सकते, लेकिन आंसर का फॉर्मेट क्या है वो थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अगेन चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करें इंटरव्यू के हवाले से भी और इंटरव्यू की साइट तक पहुंचने के हवाले से। मतलब जो कराची से ट्रैवल कर रही हैं, यही मैं जैसे आपको बताया कि उन्होंने एक वीक पहले बताया था यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन, बाय बस 18 घंटे लगते हैं, बाय ट्रेन भी आई गेस 18 घंटे ही लगते हैं, बाय एयर 2 आवर्स लगते हैं, 1 आवर 45 मिनट्स। तो बाकी आपको प्राइसेस पता हैं, उसकी भी आप अगले सारी प्राइसेस ऑब्वियसली चेंज होंगी। फिर ये कि आप जैसे आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, तो आई हैड टू मैनेज माय मतलब कोई भी अगर जैसे जा रहा है तो अपना होटल देखें या हॉस्टल देखें। हॉस्टल में यूनाइटेड गर्ल्स हॉस्टल था, वो एक गुलशन में भी था और जौहर में भी था, एंड दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर गर्ल्स टू रिजाइड। या अगर आपके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे भी रह सकते हैं। तो ये नो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सिंस आई हैड नो बडी टू गाइड मी स्टेप बाय स्टेप, आई रियली वांटेड समबडी टू गाइड मी
दैट्स वाई आई रियली वांट के इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प तो प्लीज़ डू लेट मी नो रिगार्डिंग द गाइडेंस। और एक मैंने बताया डॉक्टर राशिद महमूद की वीडियो बहुत हेल्पिंग थी इस हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस को लेकर। इंटरव्यू का क्वेश्चन जैसे मेरा ईएनटी में था तो उसके 2 पैनल्स थे। इस तरह मैंने बताया 2 से 3 पैनल्स होंगे। कुछ पैनल्स में उन्होंने ज़ूम पे या स्काइप पे भी एक पर्सनल अपना पैनलिस्ट बिठाया हुआ होता है, बाहर से भी कोई डॉक्टर ले लेते हैं, कुछ पैनल्स में नहीं लेते। तो हमारा 2 पैनल्स से बाकी डिपार्टमेंट्स के भी मैं कोशिश करूँगी कि इनके इंटरव्यू क्वेश्चन जो ग्रुप में शेयर हुए हैं वो आप लोगों के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दूँ और आप लोगों को हेल्प आउट कर दूँ। और इस चीज़ को भी लेके जो ये रेजिडेंसी प्रोग्राम का होम पेज है इनका, वैसे तो आपको इसकी वेबसाइट पे ऐसे भी मिल जाएगा, लाइक यू कैन कॉपी दैट, लेकिन ये भी मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँ ताकि आप लोगों को फिजिबल रहे यहाँ से स्टडी करना। आप लोगों ने कुछ ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के बारे में भी पढ़ के जाना है, ख़ान के बारे में भी कुछ पढ़ के जाना है और अपने बारे में भी पढ़ के जाना कि आप पढ़ के जाने का मतलब ये प्रिपेयर इस तरह करना है कि आप लोग अपने बारे में कुछ 2 लफ्ज़ बोल सकें। पहला पैनल, हर पैनल का ये पहला क्वेश्चन था, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई यू आर चूजिंग दैट स्पेशलिटी, वाई यू आर चूजिंग आगा खान एंड वाई शुड आगा खान चूज़ यू। 4 क्वेश्चन तो मस्त थे। फिर बाकी जो आप अपना आंसर बता रहे हैं उसमें जो है वो फर्दर क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपने अपना नाम बताना है और ये बताना है कि आप कहाँ से ग्रेजुएट हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के ग्रेजुएट हैं, किस साल के ग्रेजुएट हैं। जैसे मेरे प्रोफेसर, मेरी सर्जरी के प्रोफेसर, उन्होंने कहा था एफएससी या मैट्रिक के बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। कुछ बच्चे बताते भी हैं, मैंने सिर्फ एमबीबीएस बताया था। कोई डिस्टिंक्शन हैं, कोई मेडल्स हैं वो मेंशन करें। हाउस जॉब कहाँ से की थी और हाउस जॉब में रोटेशंस कौन कौन सी रखी थी वो मेंशन करें। और मैंने तो साथ अपने प्रोफेसर्स के नाम भी मेंशन किए थे जिन जिन के यूनिट से किया था मैंने। फिर मैंने उन्हें बताया कि हाउस जॉब के बाद मैंने कोई जॉब की और अभी मैं क्या कोई जॉब कर रही हूँ, नहीं कर रही। मैंने एफसीपीएस पार्ट 1 पास किया हुआ है इस फील्ड में, या आपने बहुत स्टार्ट में मेंशन कर दें अगर एफसीपीएस पास किया हुआ है। नहीं किया हुआ, नवंबर की अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आपने उसको भी मेंशन कर देना है कि अभी मैं अपीयर हो रहा हूँ। देखें, आपने जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, एफसीपीएस पार्ट 1 का कंग्रेचुलेशंस लेटर इंक्लूडेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करने 15 दिसंबर तक। अगर कोई मतलब कहते हैं मिसिंग भी रह गया ना और उस वक्त आप भिजवा नहीं सके, कोरियर नहीं कर सके अपने इंटरव्यू से पहले, तो आपने दिसंबर 15 से पहले पहले तक जो है सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने हैं। तो इन केस अगर आपका नवंबर में है तो भी आपने बताना है कि मेरा नवंबर में है, मैं नवंबर में अपीयर हो रहा हूँ। उसके बाद नवंबर का इंशाल्लाह अगर आपका पास हो जाए तो वो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देना। बाकी ये कि अगर आपका एफसीपीएस पास है तो प्लीज़ मेंशन दैट, ये दैट इज़ वन ऑफ़ योर प्लस पॉइंट। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में मैं बता रही थी कि अगर आप जॉब करें तो वो बताएं कोई रिसर्च की है, कोई ऑडिट किया है, कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया है। इस चीज़ को आपने बहुत हाईलाइट करना है। और मेरे प्रोफेसर ने कहा था क्वेश्चन जो भी जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछ रहे हैं, आपने उस क्वेश्चन को इस तरह अच्छे से प्रेजेंट करना है कि उसी में आपने बताना है कि आप आगा खान क्यों चूज़ कर रहे हैं और आपने ईएनटी क्यों चूज़ की, कि अगलों को अगले से क्वेश्चन मतलब पूछना ना पड़े। मतलब इन केस इस तरह हो कि पूरा आप समराइज़ कर दें। अब पहले ही क्वेश्चन में आप अपने पूरी एक अच्छी प्रेजेंटेशन इस तरह की हो कि आप समराइज़ कर दें। और मैंने काफ़ी एक्चुअली एक आंसर प्रिपेयर करके काफ़ी ज़्यादा रट्टा मार चुकी हुई थी मैं। तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मतलब इंटरेक्ट कर रही थी विद अदर कैंडिडेट्स, ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें मिल जाते हैं, लेकिन मेरे एएनटी के, नेफ्रो वालों के अलग, कार्डियो वालों के अलग, तो हम लोगों ने मिल के इस तरह प्रिपेयर किया था। दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस तरह रट्टा हुआ नहीं बोलना, थोड़ा सा रुक रुक के ऐसे सोचने की एक्टिंग कर लेगा चाहे तो उस तरह आपने बताना है। और टेल के आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है पहले या नहीं, ये बहुत जानना चाह रहे थे कि आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो आर यू अवेयर कि डॉक्टरों के क्या मसले मसाइल होते हैं। आपको ईद पे छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, आप अगर हॉस्टलाइट होंगी तो आपको ईद पे छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, एक ईद पे मिलेंगी, एक ईद पे नहीं मिलेंगी, तो आप इस चीज़ को कैसे कॉप अप करेंगे। तो इसका आपने आंसर बताने हैं। जैसे मैंने बताया कि सर कोई बात नहीं, अगर ईद पे नहीं मिल रहे तो दूसरी ईद पे मिल जाएगी, और अगर ईद पे जैसे नहीं मिलते तो उसको छुट्टियाँ, उनको जो है छुट्टियाँ बाद में मिलती है वो तब चले जाएंगे। ईद तो अपनों में बैठ के ईद होती है, अपनों को देखने से ही ईद होती है, ज़रूरी नहीं है कि ईद वाले दिन हो तो ही ईद होनी है।
बाकी ये कि ईएनटी क्यों चूज़ किया। अब करंटली आई एम वर्किंग एज एन एनाटमी डेमोन्स्ट्रेटर इन एन XYZ मेडिकल कॉलेज। तो उन्होंने वो पूछा कि आप एनाटमी को मेडिकल कैरियर क्यों नहीं चूज़ कर पा रही, क्यों नहीं चूज़ कर रही, और अगर चूज़ करना चाहें तो वाई आर यू एक्चुअली चूजिंग एन ENT एंड नॉट एनाटमी। और अगर आपको कराची में शिफ्ट होना पड़े तो आप कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, तो आप बताएं क्या हॉस्टल में रहूँगी, और इन कैंपस अकोमोडेशन जब तक नहीं मिलती तो आप ऑब्वियसली फिर आप खुद प्राइवेट हॉस्टल में रहेंगे। और यही मैंने आपको छुट्टियों का बता दिया। और उन्होंने साथ ये भी पूछा कि आपने कोई MLE प्लैब इंटरनेशनल एग्ज़ाम दिए हुए या देने की कोई नीयत वगैरह है। और एक पैनल 1 में से ये क्वेश्चंस हैं कि आपने तो थर्ड ईयर में कह देना मुझे कि मैंने छोड़ देना है आगा खान, मैंने नहीं आना आगा खान में ही, मैंने वापस घर जाना है। तो इस चीज़ को इस चीज़ का आप क्या कहती हैं। अक्सर लोग हॉस्टलाइट ऐसे ही कहते हैं कि ना थर्ड ईयर में छोड़ के ट्रेनिंग चले जाते हैं। तो इसका मैंने आंसर दिया था कि सर मेरे पीछे मतलब माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, और मेरे पीछे मेरी फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, एंड देर इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू फॉर माई सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई सेल्फ, कि मैं 5 साल लगा रही हूँ तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लगाऊँ। जैसे आगा खान का भी उन्होंने पूछा वाई आगा खान, तो मैंने कहा था कि 5 साल लगाना है तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इंसान अपने 5 साल लगाए, अच्छे इंस्टीट्यूट में लगाए, कुछ सीखने को मिले। जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो आगा खान के नाम से ही आते हैं, वो किसी भी पब्लिक सेक्टर वाले हॉस्पिटल में इस तरह नहीं जाते। सर ने फिर पूछा, लास्ट क्वेश्चन था, हैव यू एवर बीन टू आगा खान या कराची। पहले मैंने कहा नहीं, मेरा पहली दफ़ा ही आई हूँ, और मेरे रिसर्चेज, उन्होंने कहा कि आपकी आपकी 2 रिसर्चेज हैं तो उसके बारे में बताएं। वो एक्चुअली एक रिसर्च और एक ऑडिट था, मैंने सर को बताया। फिर सर ने पूछा कि जैसे मैंने अपनी उसमें इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि मेरा FCPS पार्ट 1 पास था, और तब तक जब तक मेरा इंटरव्यू हुआ तब तक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह JCAT भी पास था। तो उन्होंने बताया कि पूछा कि आपने अभी CV में मेंशन किया हुआ JCAT, सॉरी आपने अभी बताया कि JCAT क्लियर है, JCAT क्या है, उनके लिए उन्हें शायद JCAT का नहीं पता था, ये शायद पंजाब में ही होता है टेस्ट। उसके क्वेश्चन थे और इस तरह आंसर दिए। आंसर देते वक्त एक तो यही बात, ऑब्वियसली आपने बड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, और दूसरी बात ये कि आपने यू हैव टू बी योरसेल्फ। कोई इम्प्रेस नहीं करना अगले को कि कहीं वाह क्या बात है, ऐसे जस्ट बी नॉर्मल, बी योरसेल्फ। वो भी नॉर्मल बैठे हुए ना, 5-6 लोग हैं वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए। जैसे ENT के पहले पैनल में 4-5 लोग ENT के थे, एक प्लास्टिक सर्जरी का था। पैनल 2 में ENT के थे 2-3 लोग, और चौथे जो था वो न्यूरो सर्जरी का था। उनके 6-6 महीने यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी में रोटेशन होती है। पैनल टू में से जो एक थे, उन्होंने कहा सर्विस हॉस्पिटल के साथ तो इलामा इकबाल है, उनको थोड़ा सा बताया। तो इंट्रोडक्शन में इस तरह बातचीत नॉर्मल शुरू हो गई, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ENT क्यों आपने, अगेन उन्होंने क्वेश्चन पूछा ENT क्यों चूज़ की। मैंने ENT क्यों चूज़ किए थे, मेरे पर्सनल रीजंस थे। एक तो ये कि मेरा पहला जो टेस्ट था MBBS में जो फेल हुआ वो ENT का वार्ड टेस्ट फेल हुआ था, और उस चीज़ का मुझे सदमा बहुत लगा हुआ था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फिर ENT पढ़ी अपने प्रॉफ में, और मेरी उसी साल सेप्टोप्लास्टी भी हुई थी, उसकी वजह से मुझे सेप्टोप्लास्टी की वजह से भी ENT को थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ना पड़ गया। तो मेरा फिर रुझान ही ENT का बन गया। फिर जो वैसे मैं करंट जॉब कर रही हूँ वो कसूर में, तो उन्होंने कहा ये क्या आप कसूर रोज़ जा रही हैं, अब लाहौर की और अब रेजिडेंसी कराची में करना चाह रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज़ का। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर जॉब जहाँ मिली मैंने कर लिया, मैं घर में से बैठ जाऊँ वो भी नहीं होता। फिर ये कि आपने अभी तक रेजिडेंसी अप्लाई क्यों नहीं की, आपका FCPS पास है। तो आप बताएं कि सर जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो है, जो टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ पंजाब की है, वो जनवरी और अगस्त में लगती है। बाकी मतलब सीट्स खुलती हैं इंडक्शन की, तो अभी जनवरी आएगा तो मैं अप्लाई करूँगी इन केस गॉड फॉरबिड मेरा AKU में नहीं होता। और ये भी था कि अगर आपका आगा खान में नहीं होता तो क्या ऑप्शन है आपके पास। तो आपने बताना है कि आप आगा खान में नहीं होता, तो मैंने बताया कि फिर मैं जनवरी में CIP में अप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी अगले साल फिर एक दफ़ा रीअपीयर कर लूँ। मतलब आप लोगों ने ये शो करना है कि हम आगा खान छोड़ के कहीं जाने नहीं वाले, और आगा खान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शो क्या करना है, अगर है इंपॉर्टेंट तो जस्ट बी योर सेल्फ। मैंने फिर वही बता रही हूँ, किसी को क्या बताना है आपने अपने अल्फाज से बताना है। सोचें आप इंटरव्यू में कहें नहीं नहीं मेरी जान मान सारा आगा खान, और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें, कितनी हंसी वाली बात होगी ना ये। तो अगर इम्पोर्टेंट है तो मेक इट इम्पॉर्टेंट इन योर इंटरव्यू। अगर नहीं है तो फिर ठीक है। ये अच्छा हाँ,
एक उन्होंने सिचुएशन पूछा, ऐसी कोई सिचुएशन आपने देखी कि एथिकली वो चीज़ गलत हो रही हो तो आपने उसमें क्या किया था? तो मेरी एक हमारे हॉस्पिटल में एक सिचुएशन थी कि एक पेशेंट आया, उसको बिलो नी एम्पुटेशन करनी थी बनती थी, लेकिन वो खुद कंसेंट नहीं दे रहा था। तो उसके बड़ा भाई ने आके ये चीज़ क्या क्या कंसेंट दे दी कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। उससे क्वेश्चन पूछे गए पेशेंट से, जो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का पूछते हैं, कैलकुलेशन का पूछते हैं और किस तरह का पूछते हैं, तो वो सारा आंसर दे रहा प्रॉपर, और उसे पता था सारा टाइम प्लेसिंग पर्सन का, वो पेशेंट ओरिएंटेड था। लेकिन फिर भी जो है उसके भाई के कंसेंट पे उसके टांग काट दी, उसके अपने कंसेंट पे टांग नहीं काटी। तो सर कहते हैं आप क्या करती हैं इस सिचुएशन में? मैंने कहा सर मैं तो हाथ नहीं लगाती पेशेंट को, पेशेंट कंसेंट ही नहीं दे रहा। तो कहती हैं आपको पता है जहर फैल जाएगा फिर क्या होगा? मैंने कहा सर अब पहले बिलोन ही एम्पुटेशन है तो जहर तक फैल जाएगा तो पूरी टांग काटनी पड़ जाएगी। तो कहते हैं आप इसे ऐसे जाने देंगी? पेशेंट कहेंगे चले जाओ घर। मैंने कहा जी सर मैं पेशेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में है, पेशेंट समझ पा रहा है क्या ट्रीटमेंट करवाने के फ़ायदे हैं, क्या ट्रीटमेंट ना करवाने के नुकसान है, तो मैं उसको क्या फ़ोर्स करूँ इस चीज़ को लेकर? एक पैनल 2 में जो सर थे वो ऐसे ही हो गया कि नहीं नहीं आप कैसे जाने दे सकती हैं पेशेंट को। तो मैंने सर को बड़े आराम से और उस चीज़ से समझाया कि सर पेशेंट की ऑटोनमी है, मेडिकल एथिक्स में सबसे पहली चीज़ आती है ऑटोनमी। तो पेशेंट की ऑटोनमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोनमी सबसे पहले, फिर बेनेवोलेंस या बेनेफिसेंस जो कहते हैं, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी है, फिर जो है जस्टिस है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। फिर ये कि आप उन्होंने कहा कि हॉस्टल लाइफ आपको बहुत टफ़ होती है, आपको लगता है आप हॉस्टल लाइफ में रह लेंगे। तो मैंने लास्ट 2 ईयर्स से हॉस्टल रही हुई हूँ, तो मुझे आइडिया था, मैंने सर को बताया कि हाँ मैं हॉस्टल में रही हूँ। न्यूरो सर्जरी के जो सर थे उन्होंने उससे पूछा कि आप अपने जूनियर्स को क्या गाइड करेंगी, वो ईएनटी रोटेशन स्टार्ट करें तो क्या करें? तो मैंने कहा सर 4th ईयर में ईएनटी पढ़ते हैं, उससे पहले तो ईएनटी, उसके बाद तो ईएनटी नहीं पढ़ते। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी बुक रिवाइज़ करें एक तो, और कहते हैं अगर कोई सर्जरी से पहले पूरी बुक नहीं रिवाइज़ कर सके तो आप क्या कहेंगे? तो कोई यूट्यूब चैनल से वीडियोस रिकमेंड करेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं खुद भी एनिमेटेड वीडियोस पहले देखती थी, अगर किसी केस में मेरा वॉशअप लिखा हुआ और फिर मैं रियल टाइम वीडियोस देखती थी, और वो ज़्यादा हेल्पिंग रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन मैंने जैसे अपनी इंट्रोडक्शन में वाई आई एम चूजिंग ईएनटी में बताया कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट जहाँ से मैंने हाउस जब कि उन्होंने बहुत इंकरेज किया था, और बहुत सारे जो है FOL 70-30 डिग्री या डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी DL भी खुद कराते थे। तो एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी पता है? डॉक्टर राशिद महमूद की वीडियो में आपको सही से गाइड करेंगे कि एक इंटरव्यू में उन्होंने 3 पार्ट्स रखे होते हैं। 3 पार्ट्स ये कि पहला पार्ट होता है कि आपका जर्नल इन्फॉर्मेशन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई डू यू वांट टू चूज़ आगा खान, वाई डू यू वांट टू चूज़ ENT एंड फलाना टमकाना। सेकंड पार्ट में था कि आपका एक एकेडमिक्स का पूछेंगे, एक सॉरी सेकंड पार्ट में एथिक्स का। एक है जर्नल इन्फॉर्मेशन, एक है एथिकल, और एक है आपका कि आपसे एथिक्स के मतलब भी पूछेंगे, और एथिक्स के मतलब और एकेडमिक्स के मतलब। तो इंटरव्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक एथिकल क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, और एक आपसे एकेडमिक्स का कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी। मुझसे पहले जो गए थे उनसे पूछा था लेरेंजियल लैरिंक्स नर्व सप्लाई का बता दें, ठीक है। और ENT बाकी पंजाब में तो 4 इयर्स प्रोग्राम है, आगा खान में 5 ईयर का प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा हाउ डू यू सी दिस? मैंने बताया कि अगर 5 साल का आगा खान में प्रोग्राम है तो आई एक्चुअली बिलीव कि मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं, आगा खान मुझे ज़्यादा सिखा के भेजे। एंड यही कि मेरी सारी फैमिली डॉक्टर है, तो यू नो कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉट हेक्टिक, यू हैव टू लिव इन अ हॉस्टल, और आपकी सोशल लाइफ तो पूरी ख़त्म हो चुकी होगी। और यही चीज़ वो आपसे पूछ रहे थे, और आपको देखना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ को फेस करने के लिए। और ये भी कि अगर आपके घर के करीब किसी हॉस्पिटल में आपको रेजिडेंसी ऑफर हो जाती है और आगा खान में भी हो जाती है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? तो आपका डिसीजन क्या होगा? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एथिक्स के क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको ये मेडिकल एथिक्स ऑफ द बोर्ड बाय कोनार्ड फिशर जो है ये पढ़नी होगी, और ये इसके 100 केसेस होते हैं। पहले आपको डिस्क्रिप्शन दे देता, बहुत इजी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। पहले आपको ये पढ़ाएंगे कि एथिक्स एक्चुअली क्या है, सारा चैप्टर 1 से स्टार्ट करके ऑटोनमी सारा ये आपको पढ़ाएंगे, और एंड पे आपको ले जाएंगे। एंड के जो पेजेस हैं उसमें 100 केसेस हैं, 100 सिनेरियोज़ हैं कि आपको अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो आप कैसे इस चीज़ में कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रोटेक्ट सेक्शुअल अगेंस्ट लायबिलिटी। और इसमें बहुत इस तरह की चीज़ें भी हैं कि
अगर एक माइनर है तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के साथ आता है, वुड यू ट्रीट दैट? एक इमेंसिपेटेड माइनर है, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो चीज़ें इतने कॉमनली डिस्कस नहीं होती। और शायद मैंने तो खैर अपनी ज़िंदगी में इतनी डिटेल से एथिक्स कभी पढ़े भी नहीं थे, इस टेस्ट की वजह से, इस इंटरव्यू की वजह से मुझे पढ़े गए। तो दैट वाज रियली समथिंग न्यू टू लर्न, एज वेल एज इट वाज रियली हेल्पफुल कि आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है कि आप इसको पढ़ें। एथिक्स एक्चुअली हैं क्या, मेडिकल एथिक्स क्या हैं, ये इन्होंने अपने स्टेट्स के लिखे हुए, हमारी स्टेट के लिए नहीं है, मतलब ऑब्वियसली थिंग्स आर डिफरेंट, बट स्टिल आपको थोड़ा सा नो हाउ होता है। एंड इफ़ देर इज़ एनी थिंग आई एम मिसिंग, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। के जो हम लोगों ने अपने कैंडिडेट्स ने एक दूसरे के साथ मॉक इंटरव्यू किया था, दैट वो मैं रिकॉर्डेड जो है वो अपलोड कर लूँ, दैट वुड बी आल्सो हेल्पफुल टू यू गाइज। एंड is there anything I can help you with again with the guideline? So please do let me know. You can email me on the email I have for my YouTube channel. Jazakallah khair.